टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मॉड्यूल बी के, अपने रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के एक टॉपिक को जो कि बेस्ड है हमारा रिटेल प्रोडक्ट पे। दोस्तों हम लोग जो रिटेल बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेल प्रोडक्ट को। तो रिटेल प्रोडक्ट के अंदर देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ऐसा है कि कस्टमर का जो सेगमेंटेशन किया गया है, सेगमेंटेशन आप लोग समझते होंगे, उन्हें विभाजित किया गया है। ठीक है, उनके इनकम लेवल पे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक सेगमेंटेशन जो कस्टमर का किया गया है वो उनके इनकम लेवल पे किया गया है। और वो इनकम लेवल पे कैसा सेगमेंटेशन है आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ देखिए इनकम लेवल इन रुपीज़ लाख लिखा हुआ है, लाख रुपया में, और एक तरफ लिखा हुआ है कस्टमर का सेगमेंट। तो देखिए जिनका इनकम 2 से 10 लाख के बीच में है वो वो आते हैं हमारे मास मार्केट में। जिनका इनकम 10 से 15 लाख के बीच में है वो आते हैं मास एफ्लुएंट में। जिनका इनकम 50 से 400 लाख के बीच में है वो आते हैं सुपर एफ्लुएंट में। और 400 से 4000 के बीच के इनकम लेवल वाले आते हैं हाई नेटवर्थ, HNW यानी कि हाई नेटवर्थ। और फिर उसके बाद 4000 से लेके 1,20,000 का जो इनकम लेवल है रुपीज़ लाख में वो आते हैं सुपर हाई नेटवर्थ में। और फाइनली एवव 1,20,000 लाख का जिनका इनकम है वो आते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। तो दोस्तों इस प्रकार से कस्टमर का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप लोगों को इस क्लासिफिकेशन को याद करना है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मास मार्केट वाले इनका इनकम लेवल बताओ, सुपर एफ्लुएंट वाले का इनकम लेवल बताओ, या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ का इनकम लेवल बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट है कि जो पहला 3 सेगमेंट है हमारा, मास मार्केट हुआ, मास एफ्लुएंट हुआ और सुपर एफ्लुएंट हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है रिटेल बैंकिंग के इनिशिएटिव के परस्पेक्टिव में। ये जो मास मार्केट है, ये मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हमें जो डील करना है वो इन्हीं सभी सेगमेंट से डील करना है। ये जो हाई नेटवर्थ है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ है या सुपर हाई नेटवर्थ है, ये सब आप जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के आते हैं। हमें रिटेल बैंकिंग डिस्कस करना है तो वी विल डिस्कस ओनली दीज 3, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट एंड सुपर मार्केट। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कस्टमर के बारे में कुछ एजम्पशन माना गया है, देर इज समथिंग एजम्पशन अबाउट कस्टमर। वो क्या क्या एजम्पशन है आइए देखते हैं। सबसे पहला एजम्पशन है कि कस्टमर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा है क्या कि कस्टमर के पास जो है अलग सेट ऑफ नीड है उसके फाइनेंशियल सर्विस के लिए। कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर उसके बाद क्या है कि कस्टमर को ग्रुप कर सकते हैं हम लोग उनके इनकम के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके ज्योग्राफी के बेसिस पे और उनके प्रोफेशन के बेसिस पे। तो ये सब कुछ बेसिक एजम्पशन है कस्टमर से रिलेटेड। पहला कि वो डिफरेंट है, अलग है, उनके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ नीड्स हैं, उनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं हम लोग उनके इनकम पे, उनके एज पे और उनके ज्योग्राफी पे बेसिस पे। आइए, ये था हमारा कस्टमर से रिलेटेड एजम्पशन। अब हम लोग बात करते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। देखिए दोस्तों मैस्लो एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा एक हायरार्की दिया गया था जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड था। आइए उसे डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि मैस्लो थ्योरी क्या कहता है। मैस्लो थ्योरी कहता है, मैस्लो का जो नीड थ्योरी है वो कहता है, वो समझाता है कि कैसे एक पर्सन मोटिवेट होता है उसके नीड के बेसिस पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। हाउ अ पर्सन इज मोटिवेटेड बेस्ड अपॉन हिज नीड्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पर्सन का नीड ही उसका मोटिवेशन फैक्टर होता है, ऐसा कहता है हमारा मैस्लो थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें लेफ्ट साइड में नीड लेवल है और राइट साइड में है मैचिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नीड लेवल एंड मैचिंग प्रोडक्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों नीड लेवल में सबसे पहला जो नीड है वो है हमारा साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड में देखिए क्या कहा गया है कि साइकोलॉजिकल नीड में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है आइए उसे देखते हैं। पूर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन, ये सब के सब हमारे क्या आते हैं, साइकोलॉजिकल नीड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी नीड। दोस्तों सिक्योरिटी नीड हो या सेफ्टी नीड हो, उसके अंदर देखिए क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। बैंकिंग प्रोडक्ट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे एंडोमेंट प्रोडक्ट हुआ जिसका प्रीमियम कम है, या लॉन्ग टेनर प्रोडक्ट हो, टैक्स प्लानिंग हो, इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हो। ये सब के सब हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड वाले लेवल में आती है दोस्तों। आइए थर्ड लेवल पे हम लोग देखते हैं सोशल नीड। सोशल नीड में आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, रिटेल गुड क्वाइन, लोन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फॉर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये सब के सब हमारे सोशल नीड में आते हैं। कंज्यूमर, पर्सनल, होम, कार, रिटेल लोन,
ये सब के सब हमारी सोशल नीड में आते हैं। और चौथा है हमारा स्टीम नीड। स्टीम नीड में क्या आता है दोस्तों, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकेंड हाउसिंग लोन, होम डेकोर लोन, ये सब के सब स्टीम नीड में आते हैं दोस्तों। और पांचवा में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या क्या आता है, पेंशनर लोन, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, पेंशन प्लान इन इंश्योरेंस, ये सब के सब हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 4 तरह के नीड देखे, 5 तरह के नीड देखे यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये पांचों नीड को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके अंदर कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट आते हैं ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रोडक्ट आखिर कैसे डेवलप होता है, उसके इंटायर प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसके पास कैपेसिटी हो, क्या कि वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, उसका यूज हो और उसका जो रिटर्न हो, जो देखिए वो रिटर्न दे जो कि कस्टमर डिज़ायर करता है, कस्टमर जो चाह रहा है वो रिटर्न दे, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि क्या क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, उसका यूज हो और जो रिटर्न कस्टमर डिज़ायर कर रहा है वो प्रोवाइड करे। तो ऐसा किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उस लाइफ साइकिल में, आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने, इस चार्ट से आपको क्लियर होगा। इस चार्ट में देखिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे सेल को दर्शाया गया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को दर्शाया गया है। और ये चार्ट देखिए, ये जो ग्राफ है ये पहले राइज किया और फिर सडनली डाउन हुआ। तो इसके अंदर 4 स्टेज है दोस्तों। सबसे पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है ग्रोथ, उसके बाद है मैच्योरिटी और उसके बाद है डिक्लाइन। तो ये 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कर्व कहते हैं इसे हम लोग। आइए इन चारों स्टेज को एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। देखिए इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आप ग्राफ से समझ सकते हैं दोस्तों। आप जरा देखिए ग्राफ से कुछ समझिए। वाई एक्सिस पे क्या दर्शाए हम लोग, सेल। अब देखिए सेल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें सेल का वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है, वो भी सफिशिएंट नहीं होगा कि हम लोग उसके कॉस्ट को कवर कर पाएँ या उसके मार्केटिंग को कवर कर पाएँ। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगा किसी प्रोडक्ट का, तो उस कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाता है यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम कम होने के कारण जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो प्रोडक्शन कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज में। मतलब ये हमारा प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो हमारा है ग्रोथ स्टेज। कौन सा स्टेज है दोस्तों, ग्रोथ स्टेज। तो इसमें क्या हुआ कि सेल का जो वॉल्यूम है वो पिकअप किया। आप देखिए यहाँ तक, इसके बाद जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जिसे मैं सेट कर रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रोथ स्टेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेल का वॉल्यूम है वो क्या हुआ, पिकअप हुआ, बढ़ा, ओके। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट लाइकली टू ब्रेक इवन। आप लोग पढ़े होंगे ब्रेक इवन के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है। तो एक ऐसा स्टेज, इस स्टेज के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ब्रेक इवन रीच होता है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रॉफिट का जनरेशन होता है। यहाँ से प्रॉफिट जनरेशन शुरू होता है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जनरेशन यहाँ पे शुरू होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आखिर वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे प्रॉफिट जनरेशन शुरू होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो हमारा सेकंड स्टेज है, यानी कि ग्रोथ स्टेज है। ग्रोथ स्टेज के बाद बात आती है हमारी थर्ड स्टेज की, जो कि है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है और इसमें सेल वॉल्यूम पीक पे रहता है। अब देखिए यहाँ मैच्योरिटी स्टेज में क्या है कि जो हमारा सेल वॉल्यूम है वो पीक पे है। यहाँ देख सकते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जो सेल का वॉल्यूम होगा वो पीक पे होगा। इसके कारण क्या होगा कि सेल का मैक्सिमाइजेशन होगा, कस्टमर का वाइड कस्टमर बेस होगा, हमारा कस्टमर दूर दूर तक रहेंगे। इसके कारण सेल क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सामान है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी स्टेज का एक एडवांटेज है और इसका एक खासियत है, फीचर है। और फोर्थ स्टेज है हमारा इसमें सैचुरेशन स्टेज। अब क्या होगा कि स्टेनलेस होगा विजिबल, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन है मार्केट में, या जो प्रोडक्ट हमने बनाया उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट यदि अवेलेबल है मार्केट में, इसके कारण क्या होगा कि स्टेनलेस अवेलेबल होगा और हमारा जो प्रोडक्ट स्टेज है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सैचुरेट कर जाएगा। तो ये हमारा चौथा स्टेज है, सैचुरेशन स्टेज। और लास्ट स्टेज जो हमारा है दोस्तों वो है डिक्लाइन स्टेज। अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो सैचुरेशन के बाद लेस एट्रैक्टिव होने लगा, उसका जो चमक था, उसके अंदर उसका जो आकर्षक था वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। किस में, कंज्यूमर में।
कंज्यूमर के बीच उसकी जो आकर्षक थी वो कम होने लगेंगी। अब इसके कारण क्या होगा कि सेल का जो वॉल्यूम है या जो प्रॉफिट है वो सब के सब घट जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 स्टेज देखा यहाँ पे। ये सेचुरेशन तो यहाँ में हमने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बीच में सेचुरेशन भी जोड़ लेते हैं, यहाँ सेचुरेट कर गया। बेसिकली 4 ही स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में वॉल्यूम पिकअप हुआ, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैच्योरिटी में एक पीक पे रीच हुआ और डिक्लाइन में तो गिरना ही लगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। मैंने हर एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुक में तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उनमें से जो काम का चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेसन को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।